हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज दूसरा दिन और आखिरी दिन है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को हैदराबाद पहुंच गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह चार मीनार में मौजूद भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजन के साथ दिन की शुरुआत की है। सीएम योगी मीटिंग में उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तय किए गए टारगेट 75 की भी चर्चा करेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की 80 सीटें हैं उसमें से किस तरीके से टारगेट रखा गया है उस पर भी यहां पर चर्चा होगी। कितनी सीटों को जीतना है, किस तरीके की रणनीति रहनी है। जाहिर है कि सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश रहता है लोकसभा के चुनाव में भी, और जनसंख्या के लिहाज से भी सबसे बड़ा सूबा है। और यहां 2019 में किस तरीके से भारी जीत मिली थी पार्टी को, एक बार फिर से 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसको लेकर उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या रहेगी, उस पर भी यहां पर रणनीति बननी है। विकास चंद्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विकास, 2 दिवसीय कार्यक्रम भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है इस वक्त हैदराबाद। तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद हैं, सीएम योगी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर एक बड़ा संदेश और पूजन के साथ शुरुआत। क्या तस्वीरें और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आज बीजेपी के कार्यकारिणी का दूसरा और अंतिम दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समापन भाषण से कार्यकारिणी की बैठक जो है वो खत्म हो जाएगी और थोड़ी देर बाद अभी कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। और जहां तक रहा सवाल कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित जितने बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और जो बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी इस कार्यकारिणी की बैठक के लिए मौजूद हैं। और सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग्य लक्ष्मी मंदिर गए और उन्होंने वहाँ पूजा अर्चना की, क्योंकि आपको याद होगा कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन करने के बाद ही योगी आदित्यनाथ जब यहाँ चुनाव प्रचार में आए थे, जब लोकल बॉडी का इलेक्शन था, तो उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो हैदराबाद का नाम भाग्यनगर होगा। तब से ही इसको लेकर यहाँ राजनीतिक बहुत गर्म है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को वहां जाना ही था, क्योंकि इसके पहले आकर वो बोल कर गए थे, लिहाजा कल ही उन्हें जाना था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं जा सके। लेकिन आज सुबह सुबह ही वहां वो पहुंच गए। तो आज की कार्यकारिणी में जो अगर की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज राजनीतिक प्रस्ताव पेश होना है। राजनीतिक प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री उसका समर्थन करेंगे। साथ ही योगी आदित्यनाथ भी कार्यकारिणी की बैठक में भाषण करेंगे और उत्तर प्रदेश की पूरी विस्तार से जानकारी इस कार्यकारिणी की बैठक में देंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपने राज्य की जानकारी विस्तार से इस बैठक में देंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो आज की बैठक में 4 सत्र होने हैं। अलग अलग सत्र में अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी, विस्तार से संगठन और राजनीति की चर्चा होगी। लेकिन सबकी निगाह इस बात पर रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समापन भाषण में किन मुद्दों को उठाते हैं, क्योंकि उन्हें आज यहाँ जनसभा भी करनी है। तो जनसभा में भी किन मुद्दों को उठाते हैं इस बात पर सबकी निगाह है। और खास बात यह है कि राजनीतिक प्रस्ताव में बीजेपी इस बार क्या पेश करती है, क्या पास करती है, ये भी देखने वाली होगी। क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक हालात देश के हैं, तेलंगाना से बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीद है। बीजेपी का दावा है कि इस बार तेलंगाना में कमल खिलेगा। तो राजनीतिक प्रस्ताव में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 2024 के लोकसभा और 23 के अगर हम विधानसभा चुनाव के लिहाज से इस पूरी बैठक को हम देखें, खासकर जिस तरीके की तस्वीरें वहां से नजर आ रही है, इसको देखें तो मैसेज तो साफ है। विकास, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को लेकर ओवैसी के गढ़ कहा जाता है हैदराबाद, वहां से बीजेपी स्पष्ट संदेश दे रही है दक्षिण फतह के लिए। जी निश्चित तौर पर हैदराबाद ओवैसी का भी गढ़ है और बीजेपी यहाँ यही वजह है कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को यहाँ पूरे पुरजोर ढंग से उठाने की कोशिश करी। आप कार्यकारिणी की बैठक में देखें कि पूरे हैदराबाद को भगवा रंग से बांट दिया गया है। जहाँ भी आप जाएं बीजेपी का झंडा दिखाई देगा, भगवा झंडा दिखाई देगा। और बीजेपी यहाँ खास तौर पर जो है वो वंशवाद की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि कहती है कि ये परिवारवाद की राजनीति, और बीजेपी को ऐसा लगता है कि वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति से वो केसीआर को और ओवैसी को वो मात दे सकती है। और उसको मात देने के लिए हिंदुत्व का मुद्दा, और इसकी शुरुआत आकर के योगी आदित्यनाथ ने की थी पीछे, और आज फिर कार्यकारिणी के बैठक में शामिल होने आए तो वो भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंच गए। और जो हिंदुत्व का मुद्दा है, बीजेपी के साफ तौर पे कहना है कि वो हिंदुत्व का मुद्दा उसका कोर मुद्दा है, उससे वो हट नहीं सकती है। तो बीजेपी को इस तेलंगाना से भी बहुत उम्मीद है कि हिंदुत्व के मुद्दे से ही वो यहाँ अपनी राजनीतिक जमीन को बना पाएगी और यहाँ सत्ता में वो आ सकती है। और कहें तो ये तेलंगाना को कहें तो ये दक्षिण का द्वार है। वैसे बीजेपी का कर्नाटक में सरकार है, लेकिन बीजेपी ये मानती है कि अगर तेलंगाना उसके कब्जे में आ गया तो फिर दक्षिण भारत फतह करना उसके लिए आसान हो जाएगा। और उसके लिए ही इस कार्यकारिणी को बैठक को यहाँ पर बुलाया गया। हैदराबाद में बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रखी और यहाँ से वो राजनीतिक प्रस्ताव पेश करेगी। उससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि किन मुद्दों को लेकर बीजेपी आगे यहाँ बढ़ना चाहती है और हिंदुत्व के मुद्दे को किस हद तक यहाँ उठाएगी, ये भी आज के राजनीतिक प्रस्ताव से साफ हो जाएगा।
बिल्कुल विकास, हम दो तीन चीजों को अगर देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री की भूमिका क्या है ये भी आप देख सकते हैं। प्रोटोकॉल न निभाते हुए वो पीएम मोदी को रिसीव करने नहीं जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के विपक्ष के जो चेहरे हैं यशवंत सिन्हा, उनके लिए वो रिसीव करने के लिए पहुंचते हैं। दूसरा, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब उनका दिल्ली दौरा रहा तो उनकी क्या भूमिका रही। सीधा सा एक बड़ा मैसेज जो उनकी तरफ से गया वो यही, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी साफ तौर पर यह मैसेज वहां देना चाहती है वंशवाद का मुद्दा उठाकर कि मौजूदा वहां की सरकार के साथ साथ पूरे विपक्ष को घेरा जाए इस मुद्दे के सहारे?